बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने अभी एक स्टेप लिया है, स्टार्ट लिया है कुछ लॉ के लेक्चर्स रिकॉर्ड करने का। यह आज उसका दूसरा लेक्चर है जिसमें मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को चूज़ किया और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो है वो बेसिक चीज़ बिल्कुल इंटरप्रिटेशन क्लास जो है उसको मैंने सेलेक्ट किया है। जो सेक्शन 2 है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर जो सेक्शन 2 है वो उसका इंटरप्रिटेशन क्लास है। तो सबसे पहले तो मैं इंटरप्रिटेशन क्लास की एक दो लाइनों में इसकी अहमियत बताता चलूँगा। इंटरप्रिटेशन क्लास किसी भी कानून के अंदर रीढ़ की हड्डी की तरह काम आता है, बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी लॉ के स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले मेरी तरफ से ये एडवाइस है कि वो अगर कोई भी एक्ट, ऑर्डिनेंस या कुछ भी जो है वो अगर पढ़ने जा रहा है तो उसके अंदर उसके लिए सबसे पहले उसको इंटरप्रिटेशन क्लास को जो है वो कवर करना लाजमी है, उसको समझना लाजमी है। क्योंकि हर लॉ की अपनी एक वोकेबलरी है, लॉ की अपनी मीनिंग्स हैं लॉ की, इसलिए उस कानून के अंदर जो वर्ड्स जिन सेंस के अंदर या जिन मीनिंग्स के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं वो इंटरप्रिटेशन क्लास जो है वो कवर करता है। और वहाँ पर उन लफ्ज़ों की डेफिनेशंस या उनके मतलब बताए जाते हैं कि इस कानून के अंदर इन लफ्ज़ों के क्या मतलब होंगे। तो इसलिए इंटरप्रिटेशन क्लास जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हमेशा सबसे पहले समझना उसका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब मैं स्टार्ट लूँगा इसके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इंटरप्रिटेशन क्लास का जो सेक्शन 2 है। अब वो बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में, उसकी लैंग्वेज भी तो इतनी मुश्किल नहीं है लेकिन फिर भी एक लॉ की लैंग्वेज लिखी हुई है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज में उसको अपनी उर्दू ज़बान में उसको समझाने की कोशिश करूँ, ताकि जितने भी आने वाले जो ये बिल्कुल बेसिक का सब्जेक्ट है, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है, जो जब हम भी फर्स्ट ईयर में थे तो हमें मुश्किल पेश आती थी। तो इसलिए मैंने इसको एक बिल्कुल ऑर्डिनरी लैंग्वेज में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो मेरे जूनियर है कम से कम वो इस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, उनको आसानी पेश आए। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है कि कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है मुआहदा, और मुआहदा हमेशा कॉमन सेंस की बात है। कोई एक बंदा अपने आप से मुआहदा तो कर नहीं सकता है। मुआहदा हमेशा कम से कम नहीं तो दो बंदे चाहिए, एक बंदा दूसरे बंदे से मुआहदा करता है। तो इसके लिए हमें ये पता चलता है कि मुआहदे के लिए दो बंदों का होना, कम से कम दो बंदों का, फिर ज़्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, कम से कम दो बंदों का होना लाजमी है, 2 पर्सनस का होना लाजमी है। तो अब होता क्या है, अब मैं एक चेन की तरह इसके इंटरप्रिटेशन क्लास पूरे को जो है इसकी डेफिनेशन पोर्शन को एक चेन की तरह बताने की कोशिश करूँगा, फिर उनको मैं डिफ़ाइन करने की भी कोशिश करूँगा, बाद में उनको समझाता चलूँगा कि इनमें क्या क्या चीज़ें, इनका मकसद क्या है। सबसे पहले क्या होता है, पार्टीज़ होती हैं, जो पार्टीज़ उनमें एक होती है प्रोमिसार, दूसरी होती है प्रोमेसी। अब प्रोमिसार क्या करता है कि प्रोमिसार वो एक बंदा होता है। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि एक बंदा जो होता है वो किसी दूसरे बंदे को अपनी ख्वाहिश को ज़ाहिर करता है, किसी काम के करने के लिए, किसी काम के ना करने के लिए। दो चीज़ों के लिए ख्वाहिश ज़ाहिर हो सकती है, या तो उसको वो बोलेगा कि मेरे लिए ये अब काम कर दो, या ये काम ना नहीं करना। तो काम करने या नहीं करने के लिए, किसी काम से रोकने के लिए अपनी ख्वाहिश दूसरे बंदे को ज़ाहिर करता है। तो जो ये ख्वाहिश ज़ाहिर करता है दूसरे बंदे से उसकी मर्ज़ी लेने के लिए, ये प्रोपोज़ल कहलाता है। जैसे आम वर्डिंग में भी हमने प्रोपोज़ल तो बहुत सुना होगा, तो उसी तरीके से ये भी है कि किसी बंदे को अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करना, उसकी मर्ज़ी हासिल करने के लिए प्रोपोज़ल कहलाता है। तो जो बंदा प्रोपोज़ल देता है दूसरे बंदे को, अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करता है, वो पार्टी कहलाती है प्रोमिसार। और जिस बंदे को ये प्रपोज़ल दिया जाता है वो बंदा कहलाता है प्रोमेसी। सिंपल, दो पार्टीज़ का होना लाजमी है, एक प्रोमिसार जो प्रपोज़ल देता है, और जो जिसको ये दिया जाता है वो प्रोमेसी। अब क्या होता है, प्रोमिसार प्रपोज़ल देता है, प्रपोज़ल का मतलब क्या हुआ कि अपनी ख्वाहिश वो ज़ाहिर करता है। किस चीज़ की ख्वाहिश, किसी काम के करने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए। किसको देता है, प्रोमेसी को देता है। अब प्रोमेसी तक जब ये बात पहुंची तो ये किस मकसद के लिए देता है, ताकि वो अपनी मर्ज़ी बताए इसके ऊपर। यहाँ तक स्टेप हो गए हमारे 3 के प्रोमिसार मेक प्रपोज़ल टू प्रोमेसी। अब एक्सपेक्टेशंस क्या है कि दो जवाब आएंगे। प्रोमेसी या तो उसको एक्सेप्ट कर देगा, असेंट देगा, अपनी मर्ज़ी दे देगा कि हाँ मैं ये करने के लिए तैयार हूँ, या तो इनकार कर देगा। जब अगर उसने इनकार कर दिया तो यही कहानी ख़त्म, आगे कॉन्ट्रैक्ट तक बात जाएगी नहीं, एग्रीमेंट तक भी नहीं जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट तक भी बात नहीं जाएगी, किस्सा यहीं ख़त्म हो जाएगा। लेकिन
अब कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचना है तो प्रॉमिसी क्या करता है, उसके ऊपर अपनी मर्ज़ी दे देता है कि हाँ मैं ये करने के लिए राज़ी हूँ, अपना रज़ानामा देता है उसके ऊपर, यानी कि वो उसकी असेंट दे देता है। तो जब प्रोमिसार ने प्रपोज़ल दिया प्रोमिसी को और प्रोमिसी ने उसके ऊपर अपनी असेंट दे दी, अब ये कहलाता है प्रॉमिस। अब ये हो गया इनके प्रॉमिस का वैसे मकसद क्या है कि वादा करना, अब ये हो गया वादा इन दोनों के दरमियान, उसने वादा कर लिया। अब यहाँ तक तो बात आ गई प्रॉमिस तक। और प्रॉमिस को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, वो ये है कि अगर एक बंदा दूसरे बंदे को अपनी विलिंगनेस ज़ाहिर करे टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कोई काम करने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए, और इस मकसद के लिए कि उससे उसकी मर्ज़ी हासिल की जाए, तो ये जो है पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ये कहलाता है प्रॉमिस। अब इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि प्रॉमिस तक तो बात तो पहुंच गई, वादा तो हो गया, लेकिन वो वादा जिसके अंदर कंसीडरेशन आ जाए, जब इसके अंदर कंसीडरेशन आ जाएगी, जब इस प्रॉमिस के अंदर कंसीडरेशन भी शामिल हो जाएगी, तब ये बन जाएगा अग्रीमेंट, तब ये अग्रीमेंट बनेगा। यानी कि पता हमें ये चलता है कि वैसे तो लोग एक दूसरे से कितने भी वादे करते रहें, वो अग्रीमेंट नहीं होते, लेकिन जब उन वादों के अंदर कंसीडरेशन आ गई तो वो फिर बन जाते हैं एग्रीमेंट। अब कंसीडरेशन क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको लॉ की लैंग्वेज से हट के वैसे ही समझें तो जो भी मुआवजा मिलना होगा या जो फ़ायदा प्रॉफिट, हम वैसे ही ऑर्डिनरी लैंग्वेज में अगर इसको समझने की कोशिश करें तो कंसीडरेशन का मतलब है फ़ायदा किसको क्या हो रहा है, दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा जो हासिल होना है वो कंसीडरेशन कहलाता है। तो अब इसमें फ़ायदा क्या इन लोगों ने फ़िक्स किया है कि इनको क्या फ़ायदा, उस पार्टी को क्या फ़ायदा हो रहा है, उस पार्टी को उसमें क्या फ़ायदा हो रहा है। जब फ़ायदा आ गया या मुआवजा उसके अंदर शामिल हो गया तो अब ये बन जाता है अग्रीमेंट। तो कहानी अब हमारी पहुंच गई अग्रीमेंट तक। अब इस अग्रीमेंट, यही अग्रीमेंट या तो यही ख़त्म या आगे कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेगा। अब क्या होता है कि अगर ये अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल, लफ्ज़ यूज़ हुआ इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। और दूसरी कंडीशन ये है कि अगर ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो फिर ये वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। एग्रीमेंट के बाद हमारे पास दो रास्ते आते हैं। अगर वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो क्या होता है कि जो दो कंडीशंस अब हमारे पास आ गए कि एग्रीमेंट अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वो वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। वाइड का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं रहती फिर। अब इन्फोर्सेबल बाय लॉ का यहाँ पर क्या मकसद बनता है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मकसद ये है कि अगर वो अग्रीमेंट जो दोनों पार्टीज़ के दरमियान तय पाया है उसमें आगे चल के किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश आता है, कल को एक पार्टी मुकर जाती है, कुछ भी होता है, किसी भी किस्म का कोई मसला दरपेश आता है, तो क्या ये का अग्रीमेंट वो कोर्ट में ले जा सकते हैं, क्या कानूनी तरीके से वो इस अग्रीमेंट के ऊपर अमल दरामद बाद में करवा सकते हैं अगर उनके दरमियान कोई मसला दरपेश आता है। अगर वो कानूनी तरीके से उसके ऊपर अमल करवा सकते हैं, कोर्ट में ले जाने लायक अगर वो है कॉन्ट्रैक्ट, उनका जो एग्रीमेंट है वो, तो वो कहलाएगा कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। तो जब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, कानून के ज़रिए उसको इन्फोर्स करवाया जा सकता होगा, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर वो ऐसा कोई एग्रीमेंट होगा जो कि कानून के तहत इन्फोर्स करवाने लायक नहीं होगा तो वो वहीं ख़त्म, उसको मतलब उसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है, तो वो वाइड एग्रीमेंट कहलाएगा। जैसे कोई बंदा किसी इलीगल चीज़ का, किसी इलीगल थिंग्स का अगर आप आपस में मुआहदा कर दे परचेज़ करने का या उसको सेल आउट करने का, तो अब इलीगल जो चीज़, जैसे इलीगल वेपन्स हो गए, चर्स, गांजा, कोई ऐसे कोई नशावर चीज़ों का, तो अब ऐसी कोई चीज़ों को वो कल को अगर उनके दरमियान मुआहदा में कोई मसला आ जाता है तो वो उसको इन्फोर्स तो नहीं करवा सकते, तो वो वहीं पर कहलाएगा वो वाइड एग्रीमेंट है, वो आगे कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता। लेकिन अगर किसी जायज़ चीज़ का कोई ऐसी कोई चीज़ है जो वैसे दुकानदार हैं या कोई भी सेल आउट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो अब अगर वो किसी जायज़ चीज़ का मुआहदा करते हैं तो वो लीगल चीज़ का मुआहदा उनका कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा।
जब उसके अंदर कंसीडरेशन आ जाएगी प्रॉमिस के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर। अब बात पहुंच गई हमारी कॉन्ट्रैक्ट तक, बात पहुंच गई। क्या पता चला, प्रॉमिसार ने प्रपोजल दिया प्रॉमिसी को उसकी मर्ज़ी हासिल करने के लिए। जब उसने उसकी मर्ज़ी दे दी तो अब ये प्रॉमिस बन गया, और जब इस प्रॉमिस के अंदर कंसीडरेशन भी शामिल हो गई, यानी कि मुआवजा भी शामिल हो गया, फ़ायदा शामिल हो गया, तो अब ये एग्रीमेंट बन गया। और अगर ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया, और अगर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है तो वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। अब दो सवाल आगे और हम दो चीज़ें और भी पढ़ते हैं इसके अंदर, वो है कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कि एक वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि वाइडेबल अपने नाम से ही जाहिर है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वाइड होने के काबिल हो। वाइडेबल का मकसद ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वाइड होने के काबिल हो। अब पार्टीज़ की मर्ज़ी के ऊपर है, किसी पार्टी के ऑप्शन के ऊपर है, किसी एक पार्टी के ऑप्शन के ऊपर है, वो उसको चाहे तो वाइड कर दे या वो उसको चाहे तो आगे कंटिन्यू रखे। तो वाइडेबल अपने नाम से ही इस तरह से क्लियर है कि एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी, वन आर मोर पार्टी, वन ऑफ दीज दोज पार्टीज़, अगर वो उनके ऑप्शन के ऊपर होता है, पार्टी के ऊपर, कि वो उसको चाहे तो आगे कंटिन्यू रखे, चाहे तो उसको ख़त्म कर दे, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। और अब वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाता है? वाइड कॉन्ट्रैक्ट हम किसको कहते हैं? वाइड कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब इससे हमें यह ज़ाहिर हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट तो था पहले, जब वो मुआहदा तय पाया जा रहा था तब तो वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट था, और वो कॉन्ट्रैक्ट था इट मीन्स के वो जायज़ चीज़ का था, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बना। लेकिन आगे चल के कोई भी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, कोई भी ऐसे सर्कमटेंसेस क्रिएट हो जाते हैं जिसमें अब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहता। अब उसको इन्फोर्स कानूनी तौर तरीके से नहीं करवाया जा सकता। तो जब ऐसे कोई सर्कमटेंसेस आ जाएं या किसी ऐसे हालात की वजह से अगर वो अपनी कानूनी कुव्वत खो बैठता है या कानूनी तरीके से इन्फोर्स करवाने की कुव्वत को वो खो बैठता है वो कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है वाइड कॉन्ट्रैक्ट। तभी कहलाएगा जब वो अपनी वो जो है इन्फोर्सेबिलिटी की जो कुव्वत है उसको कानूनी तरीके से खो बैठे। जब वो खो बैठेगा तब वो वाइड हो जाएगा। यानी कि अब वाइड का मकसद क्या है कि अब इसका कोई कानूनी हैसियत नहीं है, अब ये ख़त्म है कॉन्ट्रैक्ट, इसका कोई वाइड है, ख़त्म। तो ये एक तकरीबन जो चीज़ें हैं जो हमने अभी पढ़ी हैं, यही डेफिनेशंस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताई गई हैं। सिंपल तरीके से मैंने सिंपल वर्डिंग में बताई हैं। अब मैं जो इसकी दो तीन मोटी मोटी जो डेफिनेशंस जिनकी वर्डिंग्स थोड़ी सी वहाँ पर टिपिकल लिखी हुई है तो उनको भी क्लियर करवाने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक और चीज़ रह गई है, वो है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस को इन लोगों ने बुक में इस तरह डिफाइन किया हुआ कि प्रॉमिसेस इज फॉर्म्ड कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। इस रेसिप्रोकल प्रॉमिस को समझने से पहले हम कंसीडरेशन को समझ लें, उसके बाद रेसिप्रोकल प्रॉमिस समझना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। सबसे पहले तो कंसीडरेशन क्या है, ये एक अहम जो है ना वो डेफिनेशन है इसके अंदर, और क्योंकि इसकी आम इंग्लिश के अंदर मीनिंग इसकी अलग हो जाती है और इसकी असल जो कानून के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसकी मीनिंग अलग है। इसकी जो मीनिंग है लीगल सेंस के अंदर वो है कि समथिंग इन रिटर्न, कुछ रिटर्न में मिलना। कहते हैं ना कि मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर, तो वो कुछ रिटर्न में जो मुझे मिलना होता है वो उसको हम कहते हैं लीगल सेंस में वो कंसीडरेशन है। या हम इसको सिंपल वर्ड्स में और भी ये कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ समथिंग अगेंस्ट एन अदर थिंग, किसी चीज़ के बदले में कोई चीज़ और एक्सचेंज में कुछ मिलना, बदले में कुछ कोई चीज़ का मिलना। अब याद ये चीज़ रखनी है कि कंसीडरेशन जो है वो किसी भी सूरत में हो सकती है, कि वो पैसों की सूरत में भी हो सकती है, कोई चीज़ हो सकती है वो किसी चीज़ की फॉर्म में, अदर थिंग्स की फॉर्म में हो सकती है वो, या कंसीडरेशन ये भी हो सकता है कि कोई काम करने के लिए कहा जाए, वो अगर उसका काम किया जाता तो ये भी कंसीडरेशन है उसके लिए। अगर किसी काम से रोका जाता है और वो बंदा वो सामने वाला उस बात से रुक जाता है तो ये भी उस जिस बंदे ने उसको रोका है उसके लिए कंसीडरेशन है। क्योंकि मैंने जैसे शुरू में बताया था कि फ़ायदा, सिंपल वर्ड में अगर एक वर्ड में हम समझें इसको, फ़ायदा क्या हो रहा है, किसको क्या फ़ायदा हो रहा है, ये है कंसीडरेशन।
अब इनकी वर्डिंग, अच्छा एक और चीज़ यहाँ पर ये समझनी है कि कंसीडरेशन मस्ट बी ए लॉफुल। दूसरी बात ये कि कंसीडरेशन, पास्ट कंसीडरेशन के 3 किस्म है ना, पास्ट कंसीडरेशन भी हो सकती है, प्रेजेंट कंसीडरेशन भी हो सकती है और फ्यूचर कंसीडरेशन भी हो सकती है। ये तो सिंपल है कि पास्ट कंसीडरेशन वो जो पहले ही तय पाई हो या कुछ दिया लेन देन इनका हुआ हो, या प्रेजेंट कंसीडरेशन ये है कि जब मुआहदा हो रहा है उस वक्त वो लेन देन कर रहे हो, पैसे दे रहा है वो उसको, या उसने कोई चीज़ जो भी है वो उस वक्त ही तय पा रहे हैं आपस में। या जो फ्यूचर कंसीडरेशन ये है कि भाई अभी उनकी ज़बानी बात हो रही है कि जो कंसीडरेशन है वो बाद में मिलनी है। तो कंसीडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है, क्योंकि ये जो हमें पता चलता है ये उनकी डेफिनेशन के अंदर ही क्लियर लिखा हुआ है कि कंसीडरेशन कैन बी अ पास्ट, कैन बी अ प्रेजेंट, कैन बी अ फ्यूचर। अब ये कि जो इसकी कंसीडरेशन की जो डेफिनेशन है वो मैं पढ़ के उसको सिंपल करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि व्हेन at the desire of promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing। अब यहाँ तक पहले समझना कि जब प्रोमिसार की ख्वाहिश के ऊपर प्रोमिसी या कोई और बंदा जिसको वो कोई काम कर देता है या करने से रुक जाता है, पास्ट की बात कर रहा है। अब ये प्रेजेंट की बात करेगा, डज आर एब्सटेंस फ्रॉम डूइंग, करता है या करने से रुक जाता है। अब ये आगे जो है ना वो फ्यूचर की बात करेगा, और प्रोमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, या वो प्रॉमिस करता है कि वो करेगा उसके लिए या वो करने से रुक जाएगा उसके लिए। तो अब जो ये एक्ट एब्सटेनेंस जो किसी चीज़ के लिए जो या प्रॉमिस कर रहा है या किसी चीज़ के करने ना करने के लिए, ये जो है ये कंसीडरेशन कहलाती है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ कंसीडरेशन। प्रोमिसार की ख्वाहिश के ऊपर जो प्रोमिसी या जो सामने वाला बंदा है वो कोई काम कर ले उसके लिए, या कर चुका है या करने से रुक चुका है, या करेगा, या प्रॉमिस कर रहा है कि वो उसके लिए करेगा या उससे रुकेगा, या वो फिर उसके लिए कर रहा है, यानी कि प्रेजेंट की बात कर रहा है कि वो करेगा उसके लिए। तो अब ये जो भी चीज़ है जो करेगा या करने के लिए जो एब्सटेनेंस है या जो ये एक्ट है या जो ये प्रॉमिस कर रहा है, ये क्या कहलाता है? ये कंसीडरेशन कहलाता है। तो हम समझ गए कि ये जब एक डिज़ायर, एक ख्वाहिश किसी दूसरे बंदे ने दूसरे को ज़ाहिर की, उसने उसके ऊपर हाँ कर दी, उसके लिए राज़ी हो गया, तो यानी कि अब उसमें उसका फ़ायदा है, तभी उसने उसको ये चीज़ करने के लिए किया है। तो ये जो भी वो एक्ट है या एब्सटेनेंस है या प्रॉमिस है, ये फ़ायदा ही है, प्रॉफिट ही है, या हम इसको कहें मुआवजा ही है एक बंदे को दूसरे बंदे के लिए। तो ये जो मुआवजा है ये कंसीडरेशन कहलाता है, और वर्डिंग भी इसकी हमने क्लियर कर दी है। तो इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर थी। कॉन्ट्रैक्ट के कंसीडरेशन की जो डेफिनेशन है वो इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की मैंने बताई। हाँ, अब जो एक चीज़ मैंने छोड़ दी थी वो थी रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस जो होता है उसमें ये कह रहा है कि प्रोमिसेस फ्रॉम द कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। अब इसका मकसद, रेसिप्रोकल का मतलब ही यही है कि रद्दोबदल, बदले में ना कुछ प्रॉमिस, यानी कि प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस करना। वैसे तो हम कोई चीज़ अगर मुआहदा कोई करते हैं किसी से, मैं किसी को कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, भाई अगर ये मैं पेन बेचना चाह रहा हूँ, 10 रुपये में देना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको वो पेन दूंगा, ये उसके लिए कंसीडरेशन हो गई, और वो मुझे पैसे देगा, ये हो गया मेरे लिए कंसीडरेशन। जो पैसे मुझे 10 रुपये मिल रहे हैं ये मेरे लिए कंसीडरेशन हो गया। तो अब ये हो गया हमारे दरमियान कॉन्ट्रैक्ट, वैसे प्रॉमिस ना। अब रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या है कि मैं एक बंदे से प्रॉमिस करूं कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा, सामने से दूसरा बंदा मुझसे प्रॉमिस करे कि मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा। अगर मैं कोई आर्ट रखता हूँ, मैं कोई हुनर रखता हूँ, तो मैं किसी एक बंदे को कहता हूँ कि मैं आपके लिए घर बना दूंगा, दूसरा बंदा मुझे कहता है कि मैं आपके लिए फलाने फलाने लकड़ी की चीज़ें हैं, कोई कारपेंटर वगैरह है या कोई ऐसा है, तो वो बंदा मुझे कहता है कि मैं आपके लिए अलमारियाँ वगैरह या समथिंग ऐसी कुछ चीज़ें ये बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस कर रहा है, तो जो ये प्रॉमिस के बदले में अगर प्रॉमिस ही कंसीडरेशन हो, कंसीडरेशन के तौर पर अगर प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस ही हो, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाता है। तो इस तरह से ये चीज़ें का जो है ये डेफिनेशन पोर्शन है कॉन्ट्रैक्ट का। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है, थैंक यू सो मच।
आगे भी शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको शेयर भी करें। और आप सब लोगों की अप्रिसिएशन का थैंक यू।